हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताता हूँ लैंड एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर लैंड एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। उसका जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। उस लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को नाम है राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013। उसका अभी नाम हुआ है राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ लैंड एक्विजिशन, आपको ये बताना पड़ेगा कि लैंड एक्विजिशन मतलब क्या है। लैंड एक्विजिशन मतलब आपने जो आपकी खुद की ज़मीन अगर गवर्नमेंट लेती है तो उसको बोलते हैं लैंड एक्विजिशन। वो कंपलसरी लेती है तो लैंड एक्विजिशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविज़न बनाया है और ये एक्ट बनाया है जिसका नाम है राइट टू फेयर कंपे ओरिजिनल नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और उसका ट्रांसफॉर्मेशन और अमेंडमेंट होके नया एक्ट है। उसका नाम है राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। अगर आपको ये डेफिनेशन मतलब एक्ट, अगर आपको ये टाइटल ऑफ द एक्ट पता होगा तो आपके ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक ही आप 5 पॉइंट में लिख पाओगे। फॉर एग्जांपल देखिए, व्हाट आर द लैंड एक्विजिशन एक्ट्स ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग लैंड। एक्वायरिंग है तो नाम में ही है लैंड एक्विजिशन, ये जो है राइट टू फेयर compensation and transfer in land acquisition है। लैंड एक्विजिशन टू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन। सेकेंड पॉइंट है टू इंश्योर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ओइंग और स्टेइंग ऑफ द लैंड। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन। थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड फेयर कंपेंसेशन टू द फैमिलीज अफेक्टेड। वही फिर से टाइटल में है राइट टू फेयर कंपेंसेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया टू अवॉइड प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोविजन फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट में ही है, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। फिर से एक बात देखो, अगर आपका टाइटल पता हो तो आराम से आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। टाइटल क्या है, द राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू ग्रांट फेयर कंपेंसेशन, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, सेकेंड पॉइंट रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, थर्ड पॉइंट टू पे फेयर कंपेंसेशन, फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए, ऑटोमेटिक आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए। ठीक है, अभी गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन क्यों कर सकती है, किसके लिए कर सकती है, तो उन्होंने बहुत सारे लिस्ट दिए, दो चार लिस्ट आप याद में रखो और एग्ज़ाम में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, फॉर एनी वर्क रिलेटेड टू स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट क्या है, टू स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस सर्विसेज। सेकेंडली, फॉर बिल्डिंग एनी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड हाईवेज। थर्ड, फॉर एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो देखिए आपको तो ध्यान में आ जाएगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा किसके लिए लैंड एक्वायर कर सकती है। अगर रोड्स बनाने हैं या ऐसी कोई चीज़ इन द इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस सर्विसेज में है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग में है, इसके लिए लैंड एक्वायर सकती है। या फिर गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना है उसके लिए भी एस्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, राइट। तो हो गए ऑब्जेक्टिव, हो गए पर्पस, हो गया। ठीक है, अभी उसके लिए कंसेंट इम्पोर्टेंट है। कंसेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट अंडर लैंड एक्विजिशन। देखिए अभी तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर गवर्नमेंट को लगा कि लैंड एक्वायर करना है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस तो उसके लिए कंसेंट होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ों में कंसेंट भी नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो एक टेबुलर फॉर्म है वेर नो कंसेंट इज़ नीडेड, where 80% consent of affected families is needed और where consent of 70% of affected family is needed। तीन हो गए, जहाँ कंसेंट नहीं चाहिए गवर्नमेंट खुद एक्वायर कर सकती है, जहाँ 80% चाहिए अफेक्टेड पीपल का, और थर्ड है जहाँ 70% चाहिए। तो पहले इसमें नो कंसेंट रिक्वायर्ड है, जो लैंड एक्वायर्स फॉर द पब्लिक एंड कंट्रोल्स द लैंड डायरेक्टली।
गवर्नमेंट का खुद का अगर लैंड है तो उसमें तो कंसेंट नहीं लगेगा। व्हेन द गवर्नमेंट एक्वायर लैंड फॉर द पब्लिक पर्पस और फॉर पब्लिक पर्पस, जैसे कि रोड हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट हो गया, उसके लिए कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट डायरेक्टली अपना काम चालू कर सकती है। नाउ इन केस ऑफ एस्टेब्लिशिंग प्राइवेट कंपनीज, वो लैंड अगर प्राइवेट कंपनीज को देना है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा MIDC जो महाराष्ट्र में होते हैं, उसके लिए अगर लैंड देना है तो इन दैट केस 80% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज़ का कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। पहले तो हो गया पब्लिक पर्पज़ के लिए, उसमें कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हो गया प्राइवेट कंपनीज को लैंड देना है इस्टेब्लिश करने के लिए, 80% लोगों का मतलब उसमें ये होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। और थर्ड है अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है, देखो पहले पब्लिक पर्पस प्राइवेट, अभी आ गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, तो उसमें 70% अफेक्टेड फैमिलीज़ का कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, एम्स हो गया, अपने पर्पस हो गया, कंसेंट हो गया। अब बात आती है कंपेंसेशन की, कंपेंसेशन कितना कितना दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसके लिए सेक्शंस दिया है, मैटर्स, अभी कंपेंसेशन देते वक्त क्या क्या कंसिडर किया जाएगा, दैट इज़ मेंशन अंडर सेक्शन 23 एंड 24। देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन एंड मैटर्स टू बी निग्लेक्टेड इन डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए पहले आप लैंड एक्विजिशन के जो ये 3-4 पॉइंट है उसको ध्यान में रखो। ये एक्ट क्या है, राइट टू फेयर कंपेंसेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद पर्पस क्या है, कंसेंट क्या है, ठीक है। अब उसके बाद का जो सेक्शंस है, उसके बाद का जो सेक्शन है 23 एंड 24, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो इसी आंसर में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ बाद में, तब तक आप एक रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू।